9। पहले एक सवाल हम लोग सुनील का करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मुझे आपको 2-4 सवाल बताने हैं, फिर मैं बढ़ जाऊँ। अभी ज़्यादा लगे तो बता देना जिसमें का। Now, find the mean of 32 numbers. 32 नंबर्स के मीन पता करने हैं। एक दो सवाल कर रहे हैं, इनका एक पर्ची आई है महामाई के चरणों में। इस पर्ची को महामाई इनका कल्याण करे और भंडारी भक्ति में। Now, find the mean of 32 numbers. 32 numbers हैं, such that the mean of 10 of them, such that the mean of 10 of them, ठीक है, is 15 and mean of 20 of them is 11. The last two numbers are 10. 10 ही क्यों लिखा है? गुड इवनिंग। बोथ 10 है क्या? है? अच्छा, गुड इवनिंग। Mean of 10 of them is this and 20 of them is 20 का मीन कितना है? 11, ठीक है। एंड लास्ट टू नंबर्स क्या है? लास्ट टू नंबर्स these are 10 and 10। बोलो, बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है अगर बहुत सारे नंबर हैं x1 x2 से लेके x10 और फिर उसके बाद x11 से होगा x12 से और आगे बढ़ो से x20 भी आएगा, ठीक है। फिर मीन ऑफ 20 ऑफ देंगे। कौन से 20 नंबर हैं? पहले 20 है। मीन ऑफ नेक्स्ट 20 होगा। नेक्स्ट वर्ड तुमने नहीं डाला है, मुझे तो यही लगता है। तभी तो 10 + 20 और +2 है ना। तो नेक्स्ट लिखो 20 और आगे बढ़ते चले जाओ, दैट इज x30 और फिर x31, वो 10 है और ये 10। बोलो, ये नंबर तुम्हें समझ में आ गए? 32 नंबर, क्योंकि 30 के बाद 32 नंबर्स हैं। अच्छा बताओ, इनका मीन क्या है? इनका मीन इज 10 और अगले 20 का मीन बताओ। ये अगले 20 है, 11 से 30 तक चलोगे, अगले 20 है, तो बताओ इनका मीन ऑफ नेक्स्ट ऑफ, तो इनका मीन क्या हो गया? 11। और अब सभी का मीन बताना, तो इनको किस तरीके से लिखा जाएगा बताइए? हमें पूरे का सबका निकालना है। जैसे बोला जाए कि इस क्लास के बच्चों का मीन और क्लास सेक्शन बी के बच्चों का मीन, और ये रहे दो बच्चे, इनके नंबर, ये इन दोनों के क्या है? एंड 2 नंबर्स आर 10 एंड 10, क्योंकि जो नंबर्स होंगे वो मीन के पास ही होंगे। तो अब वो कह रहा है सबका मीन निकाल दो, इस क्लास के बच्चों का, उस क्लास के बच्चों का, 2 बच्चों के नंबर ये सबका मीन है। मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 15 ना, ये 15 है। ये सेक्शन बहुत अच्छा होगा और ये बी थोड़ा सा वैसा सेक्शन होगा, तो वहाँ 11 ही होंगे और 2 बच्चे सेक्शन सी के होंगे, वो बेचारे 80 नंबर ले आए। सही है। तो इस तरीके से x बार देखो, इट इज x1 + x2 से क्या कहोगे? बोलो x
10 और डिवाइड बाई क्या करोगे, क्या 10। अब इसे देखो, ये बताओ x, एक को लिखो x, एक को लिखो x डैश, तो उसे क्या लिखोगे, x12 से लेकर प्लस x30 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे 20। अच्छा ये बताओ इन सब का सम क्या होगा, x1 और यहाँ वैल्यू क्या रखोगे बोलो, 15 इज x1 प्लस x2 से लेकर प्लस x10 डिवाइड बाई 10, ये 10 यहाँ ले आओ तो 150 क्या हो जाएगा, प्लस दैट इज x10। ये बात समझ आई। तुम इसे पलट ऐसा भी कह सकती हो, सिग्मा i की वैल्यू, इसे i बोला जाता है 1 से 10 और xi। तो ये समझ में आ गया, 1 से 10 अगर रख के जोड़ते जाओ प्लस प्लस 1 से 10 हो गया, इसको सिग्मा लिखा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक आई जाएगा बोलो, अगर प्लस का निशान लगाओगी तो 1 से 10 तक जाएगा। अच्छा इसे देखो, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 11 x11 प्लस x12 से लेकर x30 डिवाइड बाई 20, 20 वहां ले जाइए तो कितना हो जाएगा 220, इट इज x11 प्लस x12 से लेकर x30। तुम इसे लिख सकते हो सिग्मा xi, यानी 1 i की जगह जो भी रखना चाहो उन सबको जुड़ जाएगा, लेकिन i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 11 से कहाँ तक बोलो 30 तक जा रहा है। और दैट इज इक्वल टू, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाएगा तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सही है। ये लाइन तुमको समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गई, ठीक। अब बताओ, अब आपको मीन चाहिए, मीन ऑफ 32 नंबर्स। मीन का फार्मूला बताओ, 32 numbers, it is equals to sum of all observations, sum of 32 observations or divided by number of observations by 32, या number of observations। तो इसमें कैसे लिखेंगे, x1 से x2 से x10 और फिर x11 से x30 और प्लस x31 और प्लस x32, इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको दूसरे ब्रैकेट में रखो और डिवाइडेड बाई 32 कर दें। बोलो जसमिता, इतनी बात तुमको समझ में आई? ये तो बिल्कुल फार्मूला है, मीन का ही तो फार्मूला है। ये बताओ इसकी जगह क्या रखोगी और इसकी जगह क्या रखोगी और इनकी जगह 10 रखोगी, आंसर सही। दैट इज 150 और प्लस 220 और प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 32, तो दैट इज 370। तो क्या 390 हो गया और बाई 32, 392 है तो 36 जाएगा, 2 से तो काटें पहले, 16 आ गया, 195 आ गया। अब इसको डिवाइड ही कर लो, 16 से 195, that is 35, 16 2 जा 32, 16 1 is 16, 16 1 is 16 और 16 और फिर ये 12 आ जाएगा, 12.1875। तो आप 12.19 लिख लो, 195 by 16, that is 12.19 अप्रॉक्स। आप 1875 करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। 12.19, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि आप में से ही
पूछा था, किसी ने शायद सरोज ने किसने पूछा था, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन सबके लिए बता दे रहा हूँ. दैट इज इफ frequency of certain number of observation ठीक है, ये कहा गया है मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11 दिया, ठीक है. If frequency of the observations of similar kind is increased to triple size, अगर सैंपल साइज 3 गुना कर दिया जाए, if frequency of similar kind of observation is triple, 3 गुना हो गई, then how the mean varies, क्या मीन 3 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है. मान लो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में 11 बच्चे घूम रहे हैं और ऐसे ही तुमने 3 गलियां ले ली, एक ही जैसे लोग हैं, तो क्या अब वहां पर 33 बच्चे घूमे कि हर गली में प्रति गली 11 ही बच्चे होंगे? 33 तो नहीं हो जाएंगे. तुमने देखा कि तुम्हारे यहाँ का जो एवरेज पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा मान लो मीन निकाला गया समोसा पाव खाती है या समोसा खाती है, समोसा ब्रेड खाते ना यार लोग, और फिर तुम सोचो नहीं हम चलो जयपुर का भी ले लें और साथ में और एक कोई बीकानेर ले लें, तो भी वहां भी यही होगा. सैंपल साइज बढ़ाने से कुछ हो जाएगा क्या अगर सिमिलर काइंड का हो? कहने का मतलब है कि अगर x1, x2, x3 और x4 से लेकर xn है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, f1, f2, f3 और f4 से लेकर क्या लिखोगे, fn, और न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? तुमने फ्रीक्वेंसी ट्रिपल कर दी, 3f1, 3f2, 3f3 और 3f4 से लेकर क्या करोगे, 3fn कर लिया. अच्छा, ओल्ड मीन निकालो और न्यू मीन निकालो. ओल्ड मीन कैसे आएगा, ये ओल्ड मीन है, दैट इज सिग्मा fi xi, x1 f1 प्लस x2 f2 से लेकर क्या होगा, ठीक है, इट इज xn fn और डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 से लेकर fn. यहाँ तक समझ में आ गया? और तुम अब हर एक में 3 गुना करो तो उसको कहोगे न्यू मीन. तो न्यू मीन क्या चीज होती है, न्यू मीन इज x1 into 3f1 plus x2 into 3f2 से लेकर xn into 3fn और डिवाइडेड बाई क्या करोगे बोलो, 3f1 plus 3f2 से लेकर 3fn. यहाँ तक की बात तुमको निष्का समझ में आई? अब ऊपर में देखो 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सब में 3 तो कॉमन आ ही जाएगा. अब 3 अगर तुम कॉमन लोगी तो इसे क्या लिखेंगे, x1 f1 और प्लस x2 f2 और से लेकर xn fn, यहाँ प्लस लगाना है सब में, और डिवाइड बाई में क्या करोगे, क्या नीचे भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा, f1 प्लस f2 से लेकर fn, तो क्या 3 कट जाएंगे और ये वही चीज आ गई. तो इससे क्या आ गया, क्या वही x बार आ गया, ऐसे कर देना. ये 2 नंबर का सवाल था. तो मीन रिमेन्स अनचेंज्ड, मीन रिमेन्स अनचेंज्ड. इतनी बात समझ आ गई? एक और इसी कैटेगरी का सवाल है, वो भी समझो, ठीक है. मीन पे 1-2 सवाल इस तरह के सब आते हैं, वो बता देना. अब जरा देखो, मान लीजिए सभी के जो डेटा है, डेटा की वैल्यू या ऑब्जर्वेशन अगर डबल कर दिए जाए तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा. सभी क्लास के बच्चों के कम नंबर आए साइंस में, मान लो 62 आए 100 में, तो लक्ष्मी देवी रात को आ जाए कहे तुम सबके नंबर डबल हो गए, चलो जस्मिता से बोले तुम्हारे 62 आए, जाओ 124 एंजॉय करो, 100 डबल कर दें, तो क्या मीन बदल जाएगा पूरी क्लास में?
डबल करके चली जाए, ऐसा हो सकता। चलो नाउ इफ, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इज, पहला है डबल, दूसरा है हाफ, तीसरा है एडेड विथ टू, एडेड टू, और चौथा है दैट इज सब्ट्रैक्टेड टू, व्हाट विल, हाउ विल इट इफेक्ट द मीन? ये क्वेश्चन है। अभी सभी में से एक आएगा कोई, लेकिन वो 3 नंबर का होगा। तो आंसर देखिए पहले का, ये बताओ कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x1 f1 प्लस x2 f2 से लेकर xn fn और डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 से लेकर fn। तुमने हर एक ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया, मान लो क्लास में 10 बच्चे और सबके 10 के नंबर हैं, या कुछ ग्रुप, थोड़ा सा ग्रुपिंग की हुई डाटा है, ग्रुप डेटा है, में ग्रुप है। अब देखो each observation is double, इनको दूसरी तरीके से बताएं, इसको दूसरी तरीके से हम ग्रुप करके नहीं बताएं, ऐसे लिखो इस तरीके से, दैट इज x1 प्लस x2, एक सिंपल वे में लिखो, और xn और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज n। सही। अच्छा, हर एक को अब डबल करो, लेट ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल, हर एक को डबल कर दिया जाए। इस सवाल को भी तुमने जो किया है, अगर तुम्हें और सरल करना है तो भी एक तरीका, देखो पहले इसको देख लो। तुमने क्या किया था, x बार को क्या किया, x1 प्लस x2 से क्या किया था, xn और डिवाइडेड बाय n था, और हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए, ट्रिपल, यानी 3 बच्चों के यही नंबर आ रहे हैं, तो सबकी फ्रीक्वेंसी ट्रिपल की जाए। तो नाउ इफ each data is tripled, frequency of each data tripled, तो क्या होगा, न्यू मीन इट इज इक्वल टू 3x1 प्लस 3x2 से लेकर क्या हो जाएगा 3xn और डिवाइडेड बाय, ये भी 3 गुना होगी 3n, तो फिर 3 कॉमन ले लो, और x1 प्लस x2 प्लस xn और डिवाइडेड बाय क्या है 3n, तो ये कट गया, और फिर ये कितना आ जाएगा x बार मीन। ये ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन फिर भी छोड़ने से बेहतर ये कर लो, आधा ही नंबर कटेगा, लेकिन फिर भी बेहतर तो है ना, इसकी समझ में आ गई ना, ये ज्यादा जनरलाइज्ड है। तो क्या लिख दोगे, मीन रिमेन्स सेम। अब आगे की बात करो, यहां पर आ जाओ, ईच ऑब्जर्वेशन अगर डबल कर दी जाए तो क्या होगा सीधा, तो अब न्यू मीन लिखो। न्यू मीन को कैसे लिखोगे बोलो, इनके नंबर भी निष्का के भी डबल हो गए, इनके 80 थे, 160 एंजॉय कर रहे हैं, तो नाउ इट इज 2x1 2x2, और ऐसे सबके ऑब्जर्वेशन डबल कर दिए गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लक्ष्मी देवी ने किया है, वैसे विद्या की देवी शारदा है। नाउ दैट इज n, सही है। अब 2 कॉमन ले लो, नहीं नंबर डबल के बच्चे वही है क्लास के, वो रात में आ गई, सबके पेपर में इंटू 2 करके चली गई, और जेब में डबल पैसे और कॉपी में नंबर डबल। लक्ष्मी जी पैसे डबल कर गई और शारदा जी नंबर। फ्रीक्वेंसी इज डबल, सैंपल साइज इज डबल। फ्रीक्वेंसी डबल करना है कि जो चीज तुमने छोटे सैंपल साइज में करी हो 3 शहरों का, वहां कुछ किया नहीं है, तुमने कहा हम और इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखिए क्या सब जगह ये चीज, और यहाँ पर डेटा डबल है, दोनों फर्क है, इसलिए आपको गुमराह करने के लिए कभी फ्रीक्वेंसी डबल करेगा कभी डेटा, तो तुम्हें समझना होगा। यहाँ ऑब्जर्वेशन डबल। अब जरा देखो यहाँ थोड़ी बदला गया, इसी क्लास के बच्चों पे हो रहा है,
पहले ये था कि इस क्लास में है तो उन्होंने कहा नो, सेक्शन ए बी सी तीनों का डेटा निकालो, तीनों में एक ही जैसे बच्चे हैं तो भी तो एवरेज वही आएगा। अब देखो तो फिर 2 मैंने बाहर निकाल लिया, फिर क्या आ गया बताइए, एक्स एन बाई एन, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्या एक्स बार फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसलिए क्या कहा जाएगा, नाउ न्यू मीन इज डबल ऑफ द गिवन मीन। देखो न्यू मीन इज डबल ऑफ गिवन मीन। अगला देखें बी पार्ट, एक्स बार तो दिया ही है, यहां से ए लिखो तो फिर बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, इफ ईच मीन इज डिवाइडेड हाफ, तो इफ ईच मीन इज हाफ, तो अब न्यू मीन क्या हो जाएगा, हाफ x1 हाफ x2। कोई डेविल आ गया रात बोला सबके नंबर आधे करो, ऐसा भी हो सकता है, वो आधे करके चला गया, हाफ मान लो प्रिंसिपल ही आ गए, x1 प्लस x2 और प्लस xn और डिवाइडेड बाई n, ऐसा हो गया, हाफ का सबका बाहर निकाल दिया। अब लेकिन ये अंदर की चीज क्या है बताइए, ये क्या है, सो जो न्यू मीन है हाफ ऑफ द गिवन मीन, सो न्यू मीन इज, और ये था न्यू मीन इज डबल ऑफ प्रीवियस मीन, न्यू मीन ये लिख दिया मैंने, न्यू मीन इज, अब यहां लिखो न्यू मीन इज हाफ ऑफ गिवन मीन। अब देखो आपको राज, ठीक है, तीसरी चीज है अगर दो दो सब में बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, टीचर बोले सबके दो दो नंबर अब बढ़ गए, तो क्या क्लास का मीन ही सुधर जाएगा। सो इफ 2 नंबर इज एडेड, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, 2 is added to each observation, तो अब मुझे बताओ तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, दैट इज x1 प्लस 2 और x2 प्लस 2 से लेकर xn प्लस 2 और अपॉन कितने 2 हैं, अगर n टर्म्स हैं तो कहिए n 2 हैं, चेक करो, सो हाउ मेनी टूज आर देयर, हर एक में तो 2 है और टर्म्स है n, सो इसलिए क्या हो जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2 से लेकर xn और प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स, और डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर भी दोनों में n अलग अलग लिख दिया, लेकिन ये क्या है x बार और ये क्या है 2n बाई n, तो ये x बार प्लस 2, ठीक है, सो न्यू मीन इज इंक्रीज्ड बाई 2, न्यू मीन इज इंक्रीज्ड बाई, अगर ऑब्जर्वेशन में जो करोगे वो मीन में भी होगा, और टी देखो न्यू मीन it is x1 minus 2 x2 minus 2 से लेकर xn minus 2 divided by n, तो इसे कैसा लिखेंगे, से लेकर xn और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कब तक, n टर्म्स, इसके नीचे भी n लगाओ, अभी तो पूरे में ही लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 से लेकर xn और माइनस n, माइनस 2n है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसे माइनस 2n लिख सकते हैं, ऐसा तो पढ़ सकते हैं ना, माइनस 2 है तो माइनस 2 माइनस पर इसे बढ़ता चला जाएगा तो माइनस 2n हो गया, डिवाइडेड बाई n, फिर क्या हो जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2 से लेकर xn बाई 2 और माइनस 2n बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा
एक्स बार माइनस 2, तो जो नया मीन है वो क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। इसमें स्क्वायर भी आ सकता है, ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर कर लो। नहीं, उसे तो कंप्यूट नहीं करता, सर स्क्वायर नहीं आ सकता। सर टेम्परेचर का ठीक है, सर सी वाला नहीं करना है, हाँ सी वाला नहीं करना है। ठीक है। साइंस पढ़ेंगे क्या? साइंस पढ़ने जा रहे हैं, एक और सवाल करेंगे, थोड़ा बता दें क्योंकि आया हुआ सवाल है, अभी डेली पूछ रहे हैं, तो हमने कहा इस स्थिति में ये रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और ठीक है, ए पर्सन टेक्स मीन of 100 observation. If he writes, ठीक है, मीन किया उसने लिया, it is found, जो उसका मीन पाया गया 40 पाया गया। If he writes instead of 45 as 54, वो गलती से 45 की जगह 54 लिख देता है, तो व्हाट इज द करेक्ट मीन? तो आपको अब सही मीन बताना है। कोई डेटा दिया नहीं जा रहा है, 100 डेटा में एक उसने गलती कर दी, 45 की जगह 54 लिख दिया, मीन निकाल लिया, 54 लिख के मीन निकाल दिया। तो असली मीन क्या? ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आता है। दैट इज देन what is corrected mean? ठीक है, अच्छा वैसे ये मुझे बताओ कि इनकरेक्ट मीन क्या होगा? क्या आप इसे x1 प्लस x2 से लेकर x99 लिख लो और एक जो वैल्यू गलत है वो 54 ही लो, क्योंकि 54 लोगे तभी तो इनकरेक्ट मीन आएगा। 99 वैल्यू सही है तो करेक्ट वैल्यू प्लस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन 100 हो गई ना 100 वैल्यू पूरी। अब उसने ये नहीं लिखा, ये लिखा है, तो इनकरेक्ट डालोगे तभी तो इनकरेक्ट मीन आएगा। वो नंबर इधर उधर हो गया, वो बैंक का कर्मचारी था। नाउ 40 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बोलो? x1 प्लस x2 से लेके क्या लिखोगे? x99 प्लस 54/100। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? क्या 4000? और इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 से लेके x99 प्लस 54। 54 वहाँ माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? तो मुझे बताइए कि x1 प्लस x2 से लेकर x99 की क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या चीज आएगी बताओ? 3960। 46 x1 प्लस x2 से लेकर कितना हो जाएगा? x9। यहाँ तक सही है? ये चीज समझ आई तुमको कि नहीं आई? हाँ नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही हो। हाँ बोलो पलक, ये तो क्लियर है कि नहीं? सर वो इनकरेक्ट है तो 54 क्यों लिया? क्योंकि उसने एक नंबर 45 लेना चाहिए था, 45 की जगह उसने 54 ले लिया, तो उसने 54 लिया तभी तो ये मीन आया। 54 बाकी तो सारी करेक्ट वैल्यू डाली है, एक ही जो गलत है वही गलत है, अब उसी को हमें सही करनी है। तो मैंने वो गलती डाल के निकाल दी। मैंने कहा भाई इन सब का मीन 40 आएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ 45 डाल के मीन निकाल, जब तक कि हमें 99 का सम तो मिल ही चुका, 99 का मिल चुका है और जो 100वीं करेक्ट वैल्यू वो भी मिल चुकी है। तो अब मीन निकालने में क्या देरी? चलो, तो करेक्ट मीन के लिए क्या करोगे? करेक्ट मीन इट इज x1 प्लस x2 से लेकर x99 और प्लस करेक्ट वैल्यू। तो करेक्ट वैल्यू कौन सी है? जो एक ऑब्जर्वेशन गलत लिख दिया गया था। अच्छा, इनकी जगह क्या लिखोगे?
3946 और इसको क्या लिखोगे तो कितना हो जाएगा 19 और 39 91 अपॉन 100 तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से जितने मैंने बताए एक सवाल निश्चित आपको मिलेगा इन्हीं सब में एक। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस के। बढ़ने मैं से बहुत सारे हैं सवाल अच्छे अच्छे हैं तो तुम्हें लाने की क्या जरूरत, तुम्हें तो करा ही रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा भी नहीं है सर। स्टैटिस्टिक्स मैं तो करा ही दे रहा हूँ सारे बोर्ड बोर्ड का। मैथ्स कर लो क्योंकि और बच्चे कम ही हैं आज। मैथ्स कर लो कल करा हाँ लास्ट वाला छोड़ देते हैं बाकी आगे बढ़ते हैं। चलो करने को कुछ नहीं तो फिर हमें उनको बताना पड़ेगा, यही 3-4 लोग नहीं हैं वैसे भी उनका आनंद आना बराबर है। चलो आगे देखिए, मैं अभी देख के करा रहा हूँ फिर सब तो कोई बात नहीं, पूरा बुक आपको 5 दिन में रिवीजन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया है let 1 year is leap year। एक ईयर लीप ईयर पड़ गया है। What is the probability that it has 52 Sundays? Find that it has 52 Sunday or that is 53 Sunday। ठीक है, ये बात समझ आई। तो माना इसका एक वर्ष लौंद वर्ष है या लीप ईयर है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें 52 रविवार पड़े बताइए। जैसा कि निष्का ने बता दिया 5/7 और इसका क्या बताया 2/7। अब हम निष्का ने क्यों बताया बस हमें समझने के लिए, तुरंत उनको आंसर पता था तो बता दिया, हम सबको तो नहीं पता। आप यहाँ जाकर क्या करो लॉन लीप होता है वो इन्होंने भी बता दिया। तो अब 2 हो गए बताने वाले, सही है, लेकिन बाकी क्या करेंगे। तो एक वर्ष लौंद वर्ष आ गया लीप ईयर। चलो अच्छा ये बताओ कि नॉन लीप ईयर में क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट 1 ईयर इज लीप ईयर, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट 1 ईयर इज नॉन लीप ईयर। एक ईयर कैसा है, ये भी खूब क्वेश्चन आता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी that it has 52 Sundays और 53 Sundays, दोनों आते हैं। चाहो तो हमको रास्ते कंफर्म कर लेने तो मैं करा ही देता सही। अच्छा ये बताओ लीप ईयर में कितने ईयर होते हैं, कितने लीप ईयर जो 4 से डिवाइड होता है 366 डेज, और 366 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना होता है 366 में करो, that is 7 5 जा 35 16 का क्या मतलब है 7 2 जा तो 2 बच गए, 2 दिन बच गए क्या। इसका मतलब क्या हुआ
52 वीक्स और साथ में क्या होगा एंड 2 डेज। इसका मतलब क्या है? क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो किसी भी साल में 52 हफ्ते तो होंगे ही होंगे। 7 डेज को एक साथ कपल कर दो तो एक हफ्ता बन गया। तो बोलो कितने होंगे 52 वीक्स तो हो ही गया, लेकिन एक्स्ट्रा भी 2 दिन बच गए, तो 52 संडेज तुम्हारे हाथ में है। These 2 वीक्स जो होंगे 2 डेज है वो कंसेक्यूटिव्स होंगे। These 2 days are so these consecutive days are कौन से होंगे बोलो? या तो संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं क्या? ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे क्या होगा? सैटरडे। क्या सैटरडे संडे भी आ सकता है? ठीक है, बोलो अब 52 तो है तुम्हारे पास, तो तुम्हें कितना चाहिए? 52 संडेज। सो दीज 2 days should be non-Sunday days. What is the probability that 2 days are non-Sunday days? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 7 में से चांस है कि 5 तुम्हारे हक में आ रहे हैं, तो 5/7 क्या चांस है? और दीज 2 days संडे डेज, या तो संडे मंडे आ जाए या सैटरडे संडे आ जाए, 2 लगातार, तो वहां 2/7 ये चांस है कि वो संडे होगा। अगर ये संडे हुआ तो 53 के हक में जाएगा, और अगर नॉन संडे हुआ तो 52 तो है ही है तुम्हारे पास, और वो नॉन संडे हो जाए तो इसका मतलब है कि अगले जो 2 दिन है मंडे ट्यूसडे हो जाए तो तुम्हारा 52 संडे बना रहेगा। अगले जो 2 दिन है वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए तब भी वही रहेगा। सही है कि नहीं? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी पहले का क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे। इट इज प्रोबेबिलिटी that is extra 2 days are non-Sunday days. Do not include Sunday. तो उसमें कौन कौन सा आएगा बताइए? That is 5/7। बोलो बात समझ आ गई? और अब मैं क्या करने जा रहा हूं? प्रोबेबिलिटी दैट इज 53 संडे। तो बोलो ज्योत्सना क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? बताओ। अच्छा बता रही 2/7 ना, तो वो इंक्लूड संडे हो जाए। कौन कौन से जो इंक्लूड कर रहा है? सही। अब हर्षिता तुम भी बताओ, जब उन्होंने क्वेश्चन का आंसर बताया, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 52 संडे होने की? कुछ अपने मन से बताओ कि उस आंसर को रिकंसाइल किया जाए। दिमाग में बताओ, बोलो आप सुनिए। 1/7 तो पूरा आंसर बताओ। अब देखो दैट इज एनी नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कंटेन्स, नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज। वैसे एक्सपेक्ट नहीं था कि निष्ठा बता दे, दैट इज 365/7। तो 52 वीक्स। आगे क्या लिखें जस्मिता? प्लस में क्या लिखें बताओ? 1 डे, जैसा कि जस्मिता ने बताया। क्योंकि जब 366 में देखा कि 2 रिमाइंडर है, तुरंत दिमाग लगाया 1 बोल। अब दिस एक्स्ट्रा डे कंटेन, इसमें दिस एक्स्ट्रा डे में क्या होगा? इस क्या हो सकता है? कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कुछ हो सकता है? तुमको चाहिए इसमें 52 संडे, तो कोई नॉन संडे डे होना चाहिए, तभी तो तुम 52 संडे को एक्सपेक्ट कर सकती हो। जो एक्स्ट्रा दिन बचा है वो चाहे ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे क्या हो जाएगी?
प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे समझिए, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स्ट्रा डे इज नॉन संडे। एक्स्ट्रा डे कैसा होना चाहिए? इज नॉन संडे। तो उसे क्या कहा जाए? दैट इज, बोलो क्या लिखे? अभी बताया था आपने। हाँ बोलो। यही ये भी बोलना चाहते थे ना, आपने उनकी मुंह की बात छीन ली। तब 53 संडे, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स्ट्रा डे इस संडे। तो बोलो जो सुना सही, 1/7 हो गया। सर इसमें 52 वीक्स बोले तो फिर तो 52 संडेज हो ही गए ना। हाँ, तो फिर सर इसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर मान लो 52 संडे तुम्हारे हाथ में है और जो अब उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है 31 दिसंबर, वो संडे को पड़ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन तो है ही ना, 52 संडे तो हो ही गए, तो तुम्हारा फिर 52 नहीं रह जाएगा, फिर तो 53 के अंदर में आ गया। उसे नॉन संडे इंश्योर करो तभी 52 रहेंगे। वो तुम्हारी ड्यूटी है कि जो एक्स्ट्रा डे पड़ रहा है ना, ये नहीं कि सबसे ज्यादा तुम्हारे जो किसी ईयर में संडे एक्स्ट्रा, बाकी सारे सबके सेट बनेंगे, जब सबको देखोगे एक दिन छूट जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा डे जो है क्या वो संडे पड़ गया? अगर वो पड़ गया तो 53 संडे है, फिर 52 नहीं काउंट करोगे। फिर या तो 52 या 53 दोनों में से कोई एक की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना। 1 तो नहीं होगी, क्योंकि अब जो उसके उस एक्स्ट्रा डे के इन सब के होने की प्रोबेबिलिटी है, वो एक्स्ट्रा डे जो है किसी में भी पड़ सकता है। अगर मान लो तुम्हारा साल कहाँ से शुरू हो रहा है, संडे से शुरू हो रहा है, तो तुम ऐसे ऐसे लगाती चली गई, संडे से ही तुम्हारी फर्स्ट तारीख शुरू हुई, और तो ऐसे में तुम्हारे जब 52 वीक्स पड़ जाएंगे, तो 52 तो एग्जैक्ट यहाँ पड़ेंगे, और फिर कहोगे अब अगला दिन कहाँ रखें, फिर से संडे रखना पड़ेगा। सही है नहीं? सर तो लास्ट डे किस पे खत्म होगा? लाल अगर संडे से शुरू हुआ है, हाँ। तो तुम्हारे 52, क्योंकि तुम ऐसा नहीं है, मान लो तुम वेडनेसडे को जनवरी खत्म हुआ है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे से फरवरी शुरू होगा। ये कंटिन्यूअस में डेट होती है, 1 मंथ 2 मंथ देखो बिल्कुल सेगमेंट से होती है, अलग अलग लिखी लेकिन जोड़ दो तो सब एक है, फिर यहाँ से ये, फिर ये ऐसे ऐसे तो शुरू होती है। मंथ तो हमने बना रखे हैं तो सब लगातार ही, तो लगातार पड़ गए, इन्हीं में तुम अपने आप से जनवरी फरवरी करती है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जब हो गए तुम्हारे 52 into 7, ये 52 रोज हैं, तो ये तो 365 हो गए, तो बोलो अब अगला कहाँ आएगा? संडे आ गया, संडे से शुरू हुआ तो संडे को ही आएगा अगला, जो एक एक्स्ट्रा डे। हाँ बोलिए। जो फर्स्ट जन को जो डे है वही 31। ये देखो इन्होंने बताया, अब जाके घर में कैलेंडर भी देखो, सर मतलब ये है ही बिल्कुल, लोग देखते हैं भाई कैलेंडर, तो उनको पता है ये सब चीज। सर मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? अगर इसके जनवरी का फर्स्ट डे संडे से शुरू हुआ तो 52 वीक का लास्ट डे संडे खत्म होगा। अगर 52, अब ये टोटल कितने हुए बताओ? 365, हाँ। और एक एक्स्ट्रा, अब वो यहाँ के बाद कहाँ आएगा? संडे ही आएगा। समझ आया? तो इसका मतलब है लास्ट डे भी संडे होगा। अभी 2 लोग बोल दिए, मतलब आपके सामने बोल रहे जो +1 डे है वो संडे होगा ही। इसके बाद कहाँ जाएगा बताओ? 365 के बाद हम कहाँ जाएगा? जो जनवरी का दिन होगा पहला, वही तो 31st डे होगा। ये तो बिल्कुल हो ही रहा है, हर साल हो रहा है, उसमें क्या बदल लोग, सही कि नहीं? अच्छा, अब मान लीजिए कि अब हम देखते हैं दैट कि कहीं से भी शुरू है, एक है कि नेक्स्ट डे संडे ना हो, चलो इसको तुम मंडे से शुरू करो। इस बार कहां से शुरू करोगे? मंडे से शुरू करो। तो मंडे से शुरू करोगे तब तुमको यहां तक आने पे मंडे तक आना पड़ेगा, और फिर एक्स्ट्रा डे क्या ट्यूसडे हो जाएगा। अच्छा, मंडे तक आने में तुम्हारे यहां से शुरू हुआ, लेकिन ये तो हो गया 52, अब ये 52, क्योंकि यहां तक 365 हो गया कि नहीं? मंडे से शुरू होगा तो भी 365, क्योंकि एक तुमने यहाँ छोड़ा तो एक एक्स्ट्रा पकड़ा, तुमने नया क्या किया, सही कि नहीं? मंडे से हुआ तो ये 365, लेकिन एक एक्स्ट्रा डे क्या होगा? वो ट्यूसडे। तो वो मेरा वही कहने का मतलब है, वो एक्स्ट्रा डे है क्या? अगर तुम्हारा वो एक्स्ट्रा डे संडे है, तो तुम्हारे पास जो ये एक्स्ट्रा डे संडे है, तो ये 52 और +1 हो गया 53। और एक्स्ट्रा डे अगर वो तो संडे से शुरू होगा तो 53 होगा, और किसी दिन से शुरू होगा तो फिर उसके बाद होगा। सही है? उसीलिए मैंने कहा वो एक्स्ट्रा डे की क्या प्रोबेबिलिटी है, और जब 2 एक्स्ट्रा डे हैं तो 2 की क्या प्रोबेबिलिटी, वो भी 2 लगातार पढ़ेंगे।
तो 2 लगातार पढ़ेंगे तो 2 संडे, ये पिछली बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन अभी डिलीटेड है तो इसलिए आपको नहीं मिला, इसलिए बहुत बार आता है। सही है। अब हम लोग देखेंगे दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। उस पे आता है साइंस। सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड। सर वीडियो चेंज कर दूं? हाँ चेक कर दो।